नमस्कार। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज हम अध्ययन करेंगे गरीबी या निर्धनता, जो कि बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र का हिस्सा है कि गरीबी क्या है, भारत में इसकी क्या कारण है, उन सब की चर्चा हम लेक्चर में करेंगे। सामान्य रूप में देखा जाए तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकता उसकी है, वह प्राप्त न हो सके या वह उनको प्राप्त करने में असमर्थ है, तो हम कहते हैं सामान्य शब्दों में कि वह व्यक्ति गरीब है। सामान्य रूप में देखें हो तो हम यह कह सकते हैं कि गरीबी भूख है और उस अवस्था से जुड़ी हुई है निरंतरता, यानी सतत भूख की जो स्थिति है, अगर वह बनी रहती है तो वह गरीबी है। गरीबी है एक उचित रहवास का अभाव, अर्थात रहने के लिए एक सही आवास, सही जगह उसके पास में नहीं है, छत का अभाव है उसके पास में, तो हम कहते हैं वह गरीबी है। बीमार होने पर अगर उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में वह असमर्थ है तो हम कहते हैं वह गरीब है। शिक्षा अगर प्राप्त नहीं कर पा रहा तो हम कहते हैं वह गरीब है। पहनने के लिए उसके पास में वस्त्र नहीं है, अपना तन वह नहीं ढक पा रहा, तो हम कहते हैं वह गरीब है। आजीविका के साधनों का अभाव और दिन में 2 वक्त का पौष्टिक भोजन यदि नहीं मिल पाता व्यक्ति को तो वह बहुत अधिक गरीब है। छोटे बच्चों की कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु गरीबी का विभत्स रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शक्तिहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का अभाव और अवसरों का अभाव गरीबी की परिभाषा का आधार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में इन गरीब व्यक्तियों का किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके अनुरूप योजना, उनके अनुरूप कार्य वहाँ पर संभव नहीं होते। उनके पास अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि वे गरीब हैं, तो अवसर की उपलब्धता भी उनके पास हर चीज़, हर कार्य के लिए कम हो जाती है। तो हम वह कहते हैं कि जब अवसर ही उपलब्ध नहीं है, शक्तिहीन लोग हैं, तो उनके लिए कार्य योजनाएं बनाना और उनको लागू करना और उस योजना का लाभ उन तक पहुंचाना सबसे अधिक मुश्किल कार्य है। निर्धनता या गरीबी को हम आमतौर पर न्यूनतम स्तर वाली आय में रहने वालों और कम उपभोग करने वालों के अर्थ में परिभाषित करते हैं। आगे हम देखेंगे कि गरीबी को मापने के जो साधन हैं वो उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। विस्तृत रूप से आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम देख लें गरीबी की परिभाषा क्या है। तो गिलिन और गिलिन हैं, उन्होंने कहा है गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उस पर आश्रित अपने समाज के स्तर के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने योग्य बनाए रखा जा सके। अर्थात व्यक्ति के पास आय है पर उसको मूर्खतापूर्ण व्यय कर रहा है तो भी गरीबी का कारण है, और इतनी आय ही नहीं है उसकी कि वह अपना जीवन स्तर, जो एक सामान्य जीवन स्तर उस समाज के अंदर स्वीकार किया गया, उसके अनुरूप अपना जीवन स्तर रख सके, तो वह व्यक्ति गरीब है। वीवर के अनुसार गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती। अर्थात आपको शरीर की जो आवश्यकता है उसको बनाए रखने के लिए, चलायमान रखने के लिए जो शारीरिक क्षमता, पौष्टिक भोजन की आपको आवश्यकता है, अगर आपको वह प्राप्त नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको जो आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार का
रहन सहन की आवश्यकता है, जिस प्रकार के भोजन की आपको आवश्यकता है, अगर वह आपको उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो वह गरीबी की श्रेणी के अंतर्गत परिभाषित होगा। डॉक्टर योगेश अटल कहते हैं, गरीबी की अवधारणा का संबंध राष्ट्रीय आय से वंचित रहने वाले लोगों के साथ में है। अर्थात वे लोग गरीब हैं जिनकी आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम है। अर्थात अगर योगेश अटल की हम बात करें तो वो सापेक्ष रूप से वंचित के आधार पर अपनी परिभाषा को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि एक देश का गरीब दूसरे देश में अमीर हो सकता है क्योंकि उनका जीवन स्तर पहले देश से निम्न है। अर्थात भारत में जो व्यक्ति अमीर की श्रेणी के अंतर्गत हम मान रहे हैं या मध्यम श्रेणी में मान रहे हैं, अगर यूरोपीय देश में उसको स्थिति को देखें तो हो सकता है वह निम्न स्थिति या मध्यम स्थिति के अंतर्गत आता हो, क्योंकि हम देखते हैं 3 प्रकार के राष्ट्र विश्व के अंतर्गत विद्यमान हैं। एक विकसित राष्ट्र हैं जो कि अमेरिका, रशिया, उनके साथ में फ्रांस, जापान, ये हैं विकसित राष्ट्र। दूसरे हैं विकासशील राष्ट्र जिसमें भारत भी शामिल हैं। और तीसरे राष्ट्र हैं अविकसित राष्ट्र। तो अविकसित राष्ट्र हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है, राष्ट्रीय आय, वह कम है, विकासशील की उससे ज़्यादा है और विकसित राष्ट्रों की उससे कई गुना ज़्यादा है। तो सापेक्षता के आधार के ऊपर वह परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र में जो व्यक्ति गरीब है वह दूसरे राष्ट्र में अमीर हो सकता है, या जो एक राष्ट्र में अमीर है वह दूसरे राष्ट्र में राष्ट्रीय आय अधिक होने के कारण गरीब की श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है। तो हम तीनों को देखें, अगर गिलिन और गिलिन की हम बात करें तो वो कहते हैं अपर्याप्त आय है उसकी या मूर्खतापूर्ण व्यय कर रहा है तो गरीबी की स्थिति में आ सकता है। वीवर की बात करें तो स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता में कमी, निम्न जीवन स्तर, वह गरीबी का आधार बन सकता है। किसी भी समाज में अगर हम जीवन स्तर की बात करें तो जीवन स्तर 3 आधारों पर तय होता है। एक तो वहाँ की प्रथाएं, कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रथाएं विद्यमान हैं, परंपरागत व्यवहार कैसा है, किस रूप का जीवन स्तर वहाँ पर अब तक चलता आया है और कैसे उसको वो बनाए रखते हैं। प्रथाएं जो हैं वह बहुत खर्चीली है या व्यक्ति को मितव्ययी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं। दूसरी बात, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, कि आपकी जो निर्णय लेते हैं आप, वह किस आधार पर लेते हैं, अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग उसके अंतर्गत करते हैं, आप में दूरदर्शी होने की कितनी संभावनाएं हैं, आप कितने दूरदर्शी हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं। और तीसरा, आपकी आय का स्रोत क्या है और आपकी आय कितनी है, उन तीनों चीज़ों के आधार के ऊपर आप अपने जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, उन सब चीज़ों के साथ में ये जुड़ी हुई हैं। अब देखें निर्धनता का माप, हमने पहले आगे हम बात कर रहे थे उसकी हम यहाँ पे वापस चर्चा कर रहे हैं। तो किसी भी देश में गरीबी को मापने के लिए या निर्धनता को मापने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण आती हैं। पहली है राष्ट्रीय आय, कि इस राष्ट्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी राष्ट्रीय आय कितनी है। दूसरी बात हम कहते हैं उपभोग खर्च, अर्थात उस राष्ट्र में प्रति व्यक्ति उपभोग पर खर्च कितना हो रहा है। और तीसरी बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की या प्रति व्यक्ति आय की, कि उस राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों की आय कितनी है। इन 3 चीज़ों को आधार पर हम किसी भी राष्ट्र में गरीबी का मापन देखते हैं। तो पहली बात हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब यह बड़ा विवादास्पद विषय रहा कि इनमें किन किन चीज़ों को जोड़ा जाए, एक राष्ट्र की आय को निश्चित करने के लिए किन किन चीज़ों को इसमें जोड़ा जाए, तो यह एक बहुत विवाद का विषय है। मार्शल हैं, वो कहते हैं किसी देश के श्रम और पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक संसाधनों से जो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, उनमें यदि सभी सेवाओं तथा विदेशों से प्राप्त आय भी जोड़ दी जाए
तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। अर्थात जितने भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं उसमें श्रम को भी जोड़ो, दूसरी जो सेवाएं दी जा रही हैं उन सेवाओं को भी जोड़ो, विदेशों से जो हमको उसके माध्यम से आय प्राप्त हो रही है उस आय को भी जोड़ो, उन सब को मिलाने पर जो आय बनेगी वह राष्ट्र की आय होनी चाहिए। जबकि प्रोफेसर पीकू हैं वो कहते हैं राष्ट्रीय आय में उसी संपत्ति को सम्मिलित करें जो मुद्रा में नापी जा सके, अर्थात हमारे पास लिक्विडिटी कितनी है, कैश कितना है, किसको हम ज़रूरत पड़ने पर खर्च कर सकते हैं एकदम से, उसी को हमें आय मानना चाहिए। फिशर हैं वो एक अलग बात कह रहे हैं कि किसी वर्ष में उपभोग में ली जाने वाली संपूर्ण आय ही राष्ट्रीय आय है, कि एक वित्तीय वर्ष में आप कितनी राशि को उपभोग में लेंगे, खर्च करेंगे, वही आपकी राष्ट्रीय आय हो सकती है। तो राष्ट्रीय आय को लेकर के अलग है, लेकिन राष्ट्रीय आय जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं उसकी संपूर्ण आय के स्रोत क्या हैं और उन स्रोतों से कितनी आय उसको प्राप्त होगी पूरा, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा आधार हमने माना उपभोग पर किए जाने वाला खर्च, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्थात राष्ट्रीय उपभोग के आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि कितना प्रतिशत भाग उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा काम में लिया जाता है, कितना निम्न श्रेणी के लोगों के द्वारा काम लिया जा रहा है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग पर कितना खर्च किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम आर्थिक विषमता जो विद्यमान है उसका भी अध्ययन कर पाते हैं। गरीबी को मापने के लिए हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक स्तर जो तय किया गया है वह प्राप्त करने के लिए कितना खर्च करने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम बात करें तो ये जो प्रति व्यक्ति स्तर जो तय किया गया है जीवन का, वह मुख्य रूप से पौष्टिक भोजन के साथ में जुड़ा हुआ देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें और जोड़ दी गई हैं और उस आधार पर उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। यदि व्यक्ति जो न्यूनतम जीवन स्तर तय किया गया है उससे भी नीचे जीवन यापन कर रहा है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है। तीसरी बात हम कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। चूँकि राष्ट्रीय आय विवादित है तो यह भी एक विवादित आधार है। इसके माध्यम से हम यह देखते हैं कि एक परिवार का खर्च और उसकी उपभोग की तुलनात्मक स्थिति क्या है। इसके माध्यम से तुलनात्मक गरीबी को प्रकट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें भारत में निर्धनता। तो भारत में निर्धनता को पौष्टिक आहार के आधार पर देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन जिसे नहीं मिल पाता है उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। अर्थात जो व्यक्ति 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा जिसे प्रतिदिन, वह गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। अगर प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात करें तो गांवों के अंतर्गत 107 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 122 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह माना गया। बाद में संशोधन किया इसके अंतर्गत सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11,060 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 11,850 रुपये प्रति ग्रह वार्षिक उपभोग हो रहा है, तो वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। वर्तमान में इसको रिवाइज किया गया और कहा गया
13,900 रुपये से लेकर 16,990 रुपये वार्षिक आय 5 सदस्यीय परिवार वालों का है तो वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं कर रहा है। भारत की बात करें हम तो आज भी 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे अच्छा कार्य झारखंड ने किया है, जहां पर 2005-06 के अंतर्गत गरीबी 74.9% अर्थात लगभग 75% गरीबी थी, जो कि 10 वर्षों में अर्थात 2015-16 में घटकर 46.5% रह गई है। अगर पूरे भारत की हम बात करें तो 2006 से 2016 के मध्य रिकॉर्ड 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए हैं। नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में गरीबी जो है वह तेजी से कम हो रही है। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2019-20 की जो रिपोर्ट है उसकी बात करें तो उनका मानना है कि वर्ष 2030 तक गरीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां उभर करके सामने आ रही है उसके माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त करने में हमें अभी समय लगेगा। 22 राज्यों में गरीबी दूर करने में आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ गए हैं। देश में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले आबादी 21% तक पहुंच गई है। भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य उड़ीसा, उसके बाद बिहार और फिर छत्तीसगढ़ को माना गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 22.1% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। अगर लोगों की संख्या के हिसाब से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 5.90 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार का नंबर है, जहां पर 3 करोड़ 70 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अगर विश्व के अंतर्गत गरीबी की बातचीत करें तो संपूर्ण विश्व में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की बात करें तो उसका लगभग 30% भारत में निवास करता है। राहुल गांधी ने एक बार कहा कि गरीबी व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति है, अर्थात व्यक्ति के दिमाग की स्थिति है। अगर व्यक्ति सोचे कि वह गरीब है तो है, और अगर वह सोचे कि व्यक्ति गरीब नहीं है तो वह गरीब नहीं है। गरीबी से व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को देखना नहीं चाहिए, जबकि वह हम देखते हैं कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को व्यक्त करती हैं। आगे हम देखेंगे कि गरीबी के क्या कारण हैं, क्या प्रकार हैं